बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Start in the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. And today we are with chapter number 4, the little things, and we are going to learn about its introduction, explanation, and book exercise. I hope that you understand all the previous topics and you are doing your work with honesty and very sincerity at your homes. Today we have the chapter number 4 in which I am going to talk about first of all the introduction of the writer of Little Things. Little Things is written by Julia Carney. Its complete name Julia Abigail Fletcher Corney. Julia Abigail Fletcher Corney. Complete name of Little Things writer Julia Abigail Fletcher Corney. She is the American verse writer, means she is the poetess of America, America की शायरा थी. And she was born on 6 April 1823. It's not written in your book. I am giving this information from the different resources and you have to memorize. She was born on 6 April 1823, means 6 April 1823. She was born on this date, 6 April 1823, and she was died on November 1st, 1908, means on 1st November 1908, means 6 अप्रैल 1823 को पैदा हुई. इसका मुकम्मल नाम, कंप्लीट नेम जो है वो जूलिया एबिगेल कार्नी फ्लेचर कार्नी है. एंड शी इज़ एन अमेरिकन एंड शी वॉज बोर्न इन Lancaster, Massachusetts and USA. यानी Lancaster is a city and the district of or the state of America, Massachusetts. Massachusetts की एक छोटे से शहर Lancaster में पैदा हुई थी in USA. And this poem, a very brief and descriptive poem which is written about the little things. ये जो छोटी सी नज़म है ये छोटे से जो है कामों के बारे में लिखी गई है, लेकिन इट इज़ रिटन इन अ वेरी पिथी सेंटेंसेस बट मीनिंगफुल सेंटेंसेस. जहाँ अगर इसको देखा जाए तो इसकी जो लिटिल थिंग्स है, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू शी गॉट द फेमिलियरिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इस पोएम से जो है इसको बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में शोहरत मिली. And this little thing is a part of our study and it is a part of our books nowadays, जिसको हम पढ़ते हैं and we find the universal message between the lines. और इसके जो इसकी lines हैं उसमें एक universal message मौजूद है कि sometimes many of people of the world ignore the little टाइप्स ऑफ वर्क. यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं. एंड दीज लिटिल थिंग्स इरप्टेड में भी जो है ना इन बिग थिंग्स. और आप ये जानते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़े मसाइल को जो हैं लीड करती हैं और ये बड़ी बन जाती हैं.
So that's why first we have this idea from this poem Nip and the Birds भी होता है कि अगर जो छोटी छोटी चीज़ें इन नेगेटिविज़म हैं और दोज थिंग्स आर नॉट इन पॉजिटिविज़म थ्योरी के अंदर मौजूद नहीं है और नेगेटिविटी को जो है वो एक्सिड्स कर रही हैं, उसको आगे बढ़ा रही हैं, तो उनको वहीं पर ही ख़त्म कर देना चाहिए. और इस तरह से she has used many pen names, means she has used the titles. जैसे उर्दू लैंग्वेज के अंदर कोई शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है शायरी के अंदर, इसी तरह से she used many pen names और pseudonyms. इसको इंग्लिश के अंदर pseudonyms भी हम कहते हैं और पेन नेम भी कहते हैं. तो इसने बहुत सारे पेन नेम्स यूज़ किए हैं, अपने तखल्लुस यूज़ किए हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी रोट ओनली 2 वॉल्यूम्स ऑफ जो राइटिंग्स. इसने 2 वॉल्यूम्स सिर्फ लिखे हैं. एक जो है गिफ्ट्स फ्रॉम जूलिया, एंड गिफ्ट्स फ्रॉम जूलिया जो है यानी ये तोहफ़ा जो है उस किताब का नाम ही जो है गिफ्ट्स फ्रॉम जूलिया. इसके अंदर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस विच आस्क्ड बाय फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यानी ये दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल बुक फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल एज ऑफ द लर्नर. जितने भी लर्नर हैं उनके लिए ये किताब बहुत बेहतरीन एंड बेस्ट बुक है, बिकॉज शी रोट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स ने जो सवाल किए हैं. सेकंड वॉल्यूम जो है द पोइट्री ऑफ सीज़न, उसकी जो दूसरी वॉल्यूम दूसरी किताब है वो पोइट्री ऑफ सीज़न है, यानी उसने एक सीज़न के ऊपर शायरी की है. दीज 2 वॉल्यूम्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसके जो 2 वॉल्यूम्स हैं ये भी मशहूर हैं. और इसने जो तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं, अमेरिकन एजुकेटर, पोएट, आथर एंड एडिशन, इसमें जो है सॉरी शी वाज अमेरिकन एजुकेटर, या अमेरिका की एक एजुकेशनिस्ट भी थी एंड पोएटेस भी हैं, ऑथर भी हैं एंड एडिटर भी हैं. तो इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ जो है लाइफ में मुख्तलिफ शोबों में काम किया है. एज अ एडिटर शी वर्कड, एज अ ऑथर शी हैज़ ऑल्सो वर्कड, एंड शी इज़ अ पोएटेस एंड एन अमेरिकन एजुकेशनिस्ट ऑल्सो. एंड पेन नेम्स जो है, इसने जो पेन नेम्स यूज़ किए हैं वो जूलिया, पेन नेम मीन्स तखल्लुस, यानी पेन नेम इसने अपनी पोइट्री के अंदर जो इस्तेमाल किए हैं वो है जूलिया. जूलिया इज़ पेन नेम, जो हम इसको पढ़ते हैं जूलिया कार्नी. तो जूलिया इसका नाम नहीं है बट इज़ हर पेन नेम. इसका जो है वो पेन नेम है जूलिया एबिगेल फ्लेचर कार्नी. पूरा नाम इसका एबिगेल फ्लेचर, और फ्लेचर इसके जो है कंप्लीट नेम में जूलिया एबिगेल फ्लेचर, एंड कार्नी जो है उसका पेन नेम है यानी तखल्लुस है. एंड सेकंड जो है इसने मिनी तखल्लुस इस्तेमाल किया है. अगर इफ़ यू वांट रीड हर पोएट्री एट डिफरेंट स्टेज ऑफ योर लाइफ यू विल सी द मिनी, और मिनी के साथ इसने मे का भी जो है तखल्लुस इस्तेमाल किया है. एंड देन फ्रैंक, और फ्रैंक का भी जो है इसने तखल्लुस इस्तेमाल किया है. And she used Etastra. She used many pen names in her life. इसने बहुत सारे तखल्लुस इस्तेमाल, more than 12 तखल्लुस इसने जो है ना पेन नेम pseudonyms यूज़ किए हैं. तो she जो है हर पोइट्री इज़ कॉम्प्लिकेटेड विद द पेन नेम्स, यानी ये समझने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है कि इतने तखल्लुस इसने जो है ना अपनी शायरी के अंदर इस्तेमाल किए हैं. So now I am going to read the introduction of this poet, or I hope that you all students understand this information all about the Julia Carney, which is the poetess of this poem, and she is the poetess of this poem. Means Julia Abigail Fletcher Carney. She was born on 6 April 1823 and she was died 1st November 1908, and she uses the pen names Julia, Minnie, May and Frank Etestrop. And then she was the educationist, poetess, author and editor of America. यानी अमेरिका में इसने different जो है ओहदों के ऊपर काम किया. And she wrote 2 famous volumes of the books, namely the first one Gifts of Julia and second one The Poetry of Season, her famous volumes in all over the world. Now this poem is written by Julia Carney 1823-1908. She was an American verse writer, or verse writer means शायरा जो American, and she wrote his poetry in
अमेरिकन एंड इंग्लिश यानी लैटिन एंड इंग्लिश के अंदर इसने जो है वो शायरी की। शी वॉज बॉर्न इन बोस्टन, और ये जो है बोस्टन एंड अदर जो है लैंकास्टर्स के अंदर मौजूद है, एंड डाइड 1908 और 1908 में जो है इंतकाल कर गई। नॉट मच इज़ नोन अबाउट हर, इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसके अलावा। एंड दिस पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1845। लिटिल थिंग्स वाज पब्लिश्ड इन 1845, यानी दिस पोएम जो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इट इज़ पब्लिश्ड इन 1845, यानी ये 1845 में शाया हुई थी। एंड देन इट इज़ अ सिंपल चिल्ड्रन सॉन्ग, मीन्स दिस इज़ अ चिल्ड्रन सॉन्ग, दिस इज़ अ स्टूडेंट सॉन्ग, एक बच्चों का जो है सॉन्ग है, गीत है, टू एक्सप्लेन दैट इवन लिटिल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। और this is the explanation, this is the interpretation that how the little things are important in our life, यानी ये उस चीज़ की वजाहत है, इस चीज़ की तशरीह है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत की हामिल हैं, कितनी अहमियत रखती हैं। Now come to the stanza number 1. Little drops of water, as you know that the little drops of water यानी पानी के छोटे छोटे कतरे, little grains of sand और रेत के छोटे छोटे ज़र्रे, make the mighty ocean, मीन्स इसकी जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम इज़ द म्यूज़िक स्कीम और साउंड स्कीम, यानी उसकी जो है ए सी और बी डी के साथ है, यानी ए को सेंटेंस नंबर 3 यानी लाइन नंबर 3 के साथ मिलाएंगे तो इट कम्प्लीट्स दियर मीनिंग, ये अपनी मीनिंग मुकम्मल करेगा। यानी लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट लैंड, पानी के छोटे छोटे कतरे और रेत के छोटे छोटे ज़र्रे जो है मेक द माइटी ओशन, बड़े बड़े समंदर बनाते हैं, एंड खूबसूरत ज़मीन बनाते हैं। मीन्स लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द प्लेजेंट लैंड, यानी खूबसूरत ज़मीन जिसके ऊपर हम रहते हैं और जिसके ऊपर जो है हम हर सहूलत से आरास्ता हैं, दैट इज़ द प्लेजेंट लैंड, वो खुशगवार खूबसूरत ज़मीन बनाते हैं। स्टैंजा नंबर 2, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, कह रहे हैं कि छोटे छोटे नेकी के काम, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव और प्यार के छोटे छोटे अल्फाज, मेक आवर वर्ल्ड एन एडन, हमारी दुनिया को ये जन्नत नुमा बनाते हैं। लाइक द हेवन्स अबव, हेवन्स अबव मीन्स उस जन्नत जिसकी आसमान में पेशन गोई की गई है, जो अबव है, मीन्स क्रिश्चियंस बिलीव दैट हेवन्स अबव, यानी ये जन्नत जो है वो आसमानों में है, ठीक है। तो उस जन्नत की एक मेटाफोरिकल मीनिंग ले रहा है, उसको जो है कंपेयर कर रहा है। तो इसमें जो है शायरा कह रही मेक आवर वर्ल्ड एज एडन, इसको जन्नत नुमा बनाते हैं, लाइक द हेवन अबव, जैसे कि एक आसमान में जन्नत की बिशारत दी गई है। इन दिस पोएम यू विल फाइंड द लाइन नंबर 7 डिफ़िकल्ट वर्ड, एडन जो है इट इज़ द गार्डन ऑफ पैराडाइज, यानी जन्नत उसको कहते हैं, एडन कहते हैं। एंड वेयर आवर फर्स्ट पेरेंट्स एडम एंड एव लिव्ड, जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जो है पैदा किया गया, वहाँ जो है ना ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। एंड अरब कंट्री हैज़ द सेम नेम, और एक और अरब कंट्री है, अरब मुल्क है, उसमें भी जो है सेम इसी के नाम से ही एक मुल्क जो है इलाका है, बट इट्स स्पेल्ड एडन, उसकी जो स्पेल है वो ADEN है, एडन है। तो डोंट बी कन्फ्यूज बिटवीन टू वर्ड्स, आपको जो है ना इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एडन EDEN के साथ है, एक एडन जो है वो अरब के अंदर एक छोटा सा खित्ता है, उसका नाम है। एंड लाइन नंबर 8 में हेवन, जो उसका शॉर्ट फॉर्म इन एब्रीवेटेड फॉर्म में राइट किया गया है, HEAVEN, हेवन मीन्स जन्नत। तो ये जो है इसके अंदर आपके मौजूद हैं। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स in comprehension. You will not find the question answers in this poem or on these pages of book on page number 13 and 14, but the questions are present in your tenure and I solve for you on content solution page number 47 and 48, जो कि पेज नंबर 47 और 48 के ऊपर आपको मिलेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन विच कैम इन 2014, एक पहला सवाल जो 2014 में आया, हु रोट द पोएम लिटिल थिंग्स, व्हाट इट्स मैन आइडिया अबाउट, यानी ये नज़म, ये पोएम किसने लिखी और इसका क्या जो है मरकज़ी ख़याल है, क्या किसके बारे में ये लिखी गई है, ये सवाल जो 2014 में। एज यू नो दैट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ poetess. The poem Little Things has been written by American verse writer Julia Carney. Central idea, nothing in this material world is unimportant. इस मादी दुनिया में यानी इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में नथिंग इज़ अनइम्पॉर्टेंट, यानी कोई भी चीज़ जो है वो ऐसा नहीं कि उसकी अहमियत नहीं है। इवन दो लिटिल थिंग्स फेल टू क्लाइम दियर
importance and failed to invite our attention. यहाँ तक कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो importance and failed to invite our attention still have there. ऐसी चीज़ें जिनको हम इग्नोर करते हैं यानी उनको नज़रअंदाज करते हैं, उनको कोई हम अहमियत नहीं देते, वो भी हमारी तवज्जो का जो है ना मरकज़ होना चाहिए. still have their importance, उनकी अहमियत है विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. सेम एज शॉर्ट ब्रीफ एंड सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स, जैसे कि छोटे से और नरम या बिल्कुल नरम लहजे में जो अल्फाज बोलते हैं, क्रिएट एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन इन द हार्ट्स ऑफ अदर्स, जो कि दूसरों के दिलों के ऊपर हमेशा के लिए अपने असरात छोड़ जाते हैं. दस दे हैव टू इस्टेब्लिश अ हार्मनी इन द सोसाइटी, जिससे मुआशरे के अंदर एक बराबरी और एक तरक्की का जो है ना समा पैदा होता है. दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ईडन? दिस क्वेश्चन कैम इन 2009 क्वेश्चन पेपर. ये सवाल 2009 के क्वेश्चन पेपर में आया और इसका मतलब कि आप ईडन का जो टर्म यूज़ किया गया है, जो इस्लाह इस्तेमाल की गई है, उससे आप क्या समझते हैं? ईडन एज एन अरबिक वर्ड विच मीन्स द गार्डन ऑफ पैराडाइज. कह रहे ईडन जो है ये एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी माने हैं जन्नत का बाग. दिस वर्ड इज़ यूज्ड इन होली कुरान इन डिफरेंट प्लेसेस. ये लफ्ज़ जो है कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल हुआ है टू सिग्निफाई द सरीन एटमॉस्फेयर इन द हेवन, यानी इस जन्नत के खूबसूरत माहौल को, खूबसूरत मंज़र को बयान करने के लिए. वी कैन मेक आवर वर्ल्ड एंड ईडन लाइक द पैराडाइज अबव इन द स्काई. कह रहे हम भी इस दुनिया को उस जन्नत नुमा जो है बना सकते हैं जैसे कि आसमान में इस जन्नत की बशारत दी गई है. एंड बाय द डूइंग लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड लव, यानी नेकी के और प्यार मोहब्बत के जो है अमल करके हम अपनी दुनिया को इस जन्नत नुमा बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स इन आवर डेली लाइफ? And this question is an extra question in your content solution. ये एक extra सवाल है and maybe it is not come in any question paper. Very good sir. अच्छा. What is the importance of little things in our daily life? Question is asked by the to prove the potential that how we are benefiting from these little things. हम इन छोटी छोटी चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में किस तरह से फ़ायदा हासिल करते हैं. Even little things are so important that they can make this world wonderful and beautiful. यहाँ तक कि ये बात है, we cannot ignore this point of view that even the little things and जो है कैन नॉट बी इग्नोर्ड बिकॉज दीज आर द वेरी वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल. एंड कह रहे कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस दुनिया को बड़ा हैरत अंगेज़ और ख़ूबसूरत बनाती हैं. नथिंग इज़ इनवैल्यूएबल, कोई भी चीज़ जो है वो इनवैल्यूएबल नहीं है, यानी हर चीज़ की कदर कीमत मौजूद है. दोज थिंग्स विच सीम वेरी कॉमन एंड ऑर्डनरी दे प्रूव दैम सेल्फ. जो चीज़ें हमें आम नज़र आती हैं या जो है बिल्कुल ऑर्डनरी हैं, ये भी अपने आप को साबित करती हैं टू बी इम्पोर्टेंट एंड इनएविटेबल टू द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया के अंदर. एंड लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, स्वीट वर्ड्स ऑफ लव. कह रहे हैं कि छोटे छोटे नेकी के काम, प्यारे प्यारे गुफ्तगू के अल्फाज और मोहब्बत के साथ बातें एंड सिंपैथी और हमदर्दी की जाने वाली बातें फ्रॉम अ प्लेजेंट एंड अट्रैक्टिव वर्ल्ड अराउंड अस. या हमारे जो इर्द गिर्द की दुनिया है, जो इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर है, जो सोसाइटिकल ऑर्डर है, उसको मेंटेन करने में, उसको जो है इस्टेब्लिश करने में ये एक अहम किरदार अदा करती हैं. देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, हाउ कैन वी मेक आवर वर्ल्ड एन एडन? एंड दिस क्वेश्चन कैम इन 2009. और ये सवाल जो था 2009 के क्वेश्चन पेपर में आया है. एंड यू हैव टू राइट द आंसर. वी कैन मेक आवर वर्ल्ड एन एडन लाइक द पैराडाइज बाय डूइंग लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड बाय स्पीकिंग लिटिल वर्ड्स ऑफ लव. दीज एक्शंस ऑफ गुड and the words of love are the only source of acquiring the peace and brotherhood in the world. This is the answer of this question. And then fill in the blanks. Now we are going on the book exercise. अब ये जो बुक एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास जो है कुछ fill in the blanks है, यानी MCQs जो है वो मौजूद हैं. This poem Little Things have been written by Dash. You know the answer of this question, Julia Carney. Julia Carney was Dash poetess, means she is an American poetess. And little deeds of kindness make our world Dash and Eden. It means
So these are the MCQs type questions and fill in the blanks also. And then in new pattern we have a question number 3 and 4 as a reference to the context. It means you have the question number 3 from prose and question number 4 from poetry. Okay, give the reference and context of the following lines, यानी write the reference and context of following lines which are present in your paper. जो आपके पेपर के अंदर मौजूद होती हैं उनका हमें reference and to the context जो है वो देना होता है. we have to write the reference and context. तो इसमें जो है वो 2 lines extract की गई हैं. make our world an Eden like the heavens above means इसमें जो है you have to write state the name of poet and poem from which above lines are taken. poetess and poem का जो है वो नाम लिखना होता है कि कहाँ से ये लाइंस और कौन सी शायरा ने इसको जो है लिखा है. तो the above lines are taken from the poem Little Things written by American poetess Julia Carney. The answer of first question in reference to the context that these lines have been taken from the Little Things and written by the Julia Carney and she was an American verse writer. How can we make our world an Eden? And you will also find the answer of this question in question number 3. आपको question number 3 के अंदर भी जो है इसका जवाब मौजूद है. And what is the message conveyed in the poem? ये central idea, you can write the central idea of the poem in this question. Central idea भी आप इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं. This poem conveys a strong message. Nothing this material is unimportant. यानी strong message है. This poem gives us a strong message in this world that nothing in this material is unimportant. कोई चीज़ जो है वो गैर ज़रूरी नहीं है. Even the meager and small things. Meager means सस्ती चीज़ें and small means छोटी. And then which we consider useless, जिनको हम ये समझते हैं कि ये बेकार हैं, when gathered make mighty power, जब इनको हम इकट्ठा करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कुव्वत का सबब बनते हैं. It means and the little things are the source of magnificent power in this world. एक then we consider useless when gather make mighty oceans. When we are gather all these tiny things or little things at one point, it make the gigantic and huge oceans, gigantic mountain. यानी इन छोटी छोटी चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं और उनको आपस में मिलाते हैं, एक जगह पर लेकर आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है बनाते हैं. तो इस तरह से we cannot ignore little things or tiny things in our life. And then question number 4. Is there any realistic country pronounced as Eden? क्या कोई ऐसा हकीकत में मुल्क है जिसको हम एज ए हेवन और एज ए ईडन जो है उसको करें? Yes, an Arab country has a same name with a different spelling, Eden. जी बिल्कुल ऐसा जो है नाम है ईडन के नाम से जिसको हम अरब के खित्ते में जो है ना जानते हैं. And then we have discussed about the grammatical structures which are present on page number 14 in your access book, English book. इसमें grammatical structure है made of. What are your shoes made of? They are made of leather. It means in this structure we are going to learn about made of. And made means बना हुआ. make का second form जो है वो made है और इसको हम क्या कहते हैं? verbal phrase कहते हैं. When we are going to use the verbal phrases with the help of prepositions, they change their meaning sometimes. ये कभी कभार अपनी मीनिंग को बदल देते हैं, चेंज करते हैं. तो complete the following sentence by using words from the brackets, bricks, steel, foam and rubber. Here we have the 3 fill in the blanks we have to complete with the help of made of. यानी made of के साथ हमें इसको मुकम्मल करना है. The house is made of bricks. You know that the houses are made up of ब्रिक्स यानी जो घर होते हैं, मकामात होते हैं, ये ईंटों से बनते हैं. दिस कुशन इज़ मेड ऑफ द रबर और फोम. ठीक है, अब ये कुशन जो है इट इज़ मेड ऑफ फोम, ये फोम से जो है बना है. एंड देन दीज मशीन्स आर मेड ऑफ स्टील, यानी मेड ऑफ स्टील, यानी मशीन्स जो हैं वो स्टील से बनी हैं. इस ऑन पेज नंबर 14 नाउ वी हैव द टॉपिक idioms, and idioms is the question number 6 in your question paper. And from this question you have the 5 idioms or 6 idioms. At least you have to done or you will attempt only out of 5 or 6 you have attempt only 3 idioms. To make the most of
मीन्स टू टेक द फुलेस्ट एडवांटेज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, मीन्स किसी हालात में से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर लेना या उठाना. मीन्स टू मेक द मोस्ट ऑफ, इट मीन्स टू टेक द एडवांटेज फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस. मैनी पीपल take the advantage of the circumstances of others. So youth is the best time to once so make the most of, means यहाँ पर जो है youth की बात की जा रही है कि youth is a age or youth is a time when you are going to make the most of, यानी बहुत कुछ आप बना सकते हैं, बहुत कुछ आप तरक्की कर सकते हैं, बहुत नाम पैदा कर सकते हैं, तो इसमें जो है most of का इस्तेमाल होगा. Let me use his bicycle for a month, so I am going to take the fullest advantage of it. Now the substitute the idiom. अब हम क्या करते हैं, replace the idiom, यानी जो उसकी मीनिंग दी गई है उसकी जगह पर we have put the original idiom, original idiom को रखना है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, to take the fullest advantage of, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे. I am going to make the most of it जो है ये यूज हो जाएगा. Again I repeat for you, I am going to make the most of it. I am going to make the most of it. And second idiom, to make both ends meet. To make both ends meet. To be able live with one's income. यानी अपनी इनकम, यानी कोई भी हो वो अपनी जो है गुजारा करना, इसको हम यूँ भी कहते हैं, मीन्स बड़ी मुश्किल हालात में जो है अपना गुजारा करना, अपनी ज़िंदगी को आगे जो है ना लेकर चलना, अपने जो है ना खर्चे चलाना. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्यू टू इन्फ्लेशन, मीन्स गुर्बत की जो है इन्फ्लेशन, चीज़ों की कमी की वजह से सैलरीड पीपल कांट मेक द बोथ एंड्स मीट्स, जो तनख्वाहदार लोग हैं वो अपना गुजारा जो है वो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से जो है करते हैं. I had to take up a part-time job to be able to meet all my express. Now again we have to substitute the idiom, means we have to put original one on the place of all my express, means to meet all my express. तो यहाँ पर I had to take a part-time job to be able to meet both ends meet, यानी बड़ी मुश्किल से गुजारा करना, बड़े जो है तंग दस्ती से गुजरना, इसको कहते हैं to make the both ends meet. And question idiom number 3, to make one's mouth water, means to cause someone to desire something intensely, especially food, यानी मुंह में पानी आ जाना, यानी किसी चीज़ की शिद्दत से जो है ना उसकी ख्वाहिश करना. That is called to make one's mouth water. To cause someone desire, यानी ख्वाहिश जो है हो जाए कि भाई इस चीज़ को खाना है या इस तरह. The sight of food was enough to make his mouth water. कह रहा है कि जो गिज़ा का मंजर था, जो सीन था, वही देखते हुए ये काफ़ी था कि उसके मुंह में पानी आ गया. And so as soon as we got the smell of food, यानी जैसे ही हमें खाने की खुशबू आ जाती है, जब हम उसको महसूस जो करते हैं, we felt a strong desire to eat. Substitute the idiom. Now we have put an original one idiom. To eat means to make one's mouth water. अब कह रहा है कि as soon as we got the smell of food, we felt we felt strong जो है make one's mouth water. तो यहाँ पर जो है उसके ये आ गया कि उसके मुंह में पानी आ गया. That's all about the work of this chapter on page number 13, little thing. And now I am going to give you the homework diary. अब homework diary जो है इस chapter के हवाले से regarding this chapter, that you have learned introduction of poetess of the little things, and then central idea, and question number 1, 2 and then 4. And these questions and central idea and introduction of the poet are very important regarding the paper, यानी जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उसके हवाले से जो है ये बहुत ही important हैं. तो today we have completed chapter number 4. I hope that you have understood all the points very clearly and confidently. And now I also write the homework, that learn the question answers, homework diary. Chapter number 4. This is your homework diary. Learn the introduction of poet of little things, and question number 1, question number 2 and question number 4 are very important for the question paper point of view. इसके हवाले से बहुत ही important है. Again I say you good luck. Okay my dear students, now we are going to the topic of grammar. अब जो है वो हम grammar के topic पे जा रहे हैं. Today we have a very few topics to discuss about that.
we are going to study about sentence and its parts, sentence and its kinds, and sentence and its structure. You have concentrate on this main points, that what is sentence and then its parts. Sentence. Now, first of all, sentence, that what is sentence. Sentence, a group of words which gives us complete meaning and makes sense is called sentence. When we are define the sentence, जब हम जुमले को define करते हैं, जब उसको हम लिखने जाते हैं, तो सबसे पहले we study its factors, जो उसके elements होते हैं या factors होते हैं, हम उसको जो है discuss करते हैं. अब जितनी भी जो books हैं which are written in English medium, जो English medium के अंदर लिखी हुई हैं, उनको समझने का सबसे आसान तरीका means when we are going to understand all these books of English which is written in the medium of English and different regions of the world, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जो ये किताबें लिखी गई हैं, even in Spain, Malaysia, India, Pakistan, England, and it means in non-native and native countries, then how we recognize sentence and that how we identify that what is the components of sentence. Sentence has two components. Sentence के दो components हैं. एक, it gives us complete meaning and it makes sense. यानी जुमला जो है वो मुकम्मल मफ़हूम भी दे और मुकम्मल meaning भी दे. That is called sense. If there is a least thing from both of them, इनमें से कोई भी एक चीज़ जो है वो कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सेंटेंस नहीं है. और अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जो मॉर्फोलॉजी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ सेंटेंसेस, स्टडी ऑफ पैराग्राफ, जो कि हम लैंग्वेज को, एनी लैंग्वेज व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी इट, वी कंसिडर टू ब्रांचेस ऑफ लैंग्वेज. मीन्स वन इज़ फोनोलॉजी एंड सेकंड इज़ मॉर्फोलॉजी. तो उस मॉर्फोलॉजी के मुताबिक हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे, बट इट इज़ एन अदर पार्ट ऑफ जो है ना एनी अदर टाइप, जो दूसरी किस्म का जो है वो जुमला हो जाएगा. तो इट इज़ द सेंटेंस. मीन अगेन आई रिवाइज दिस डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग एंड मेक्स सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. उसको हम क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं. एंड देयर इज़ नो बुक विच इज़ रिटन विदाउट दी सेंटेंस. कोई दुनिया की ऐसी किताब नहीं है जो जुमले के बगैर लिखी जाए और उसमें से मुकम्मल माने या मुकम्मल मफ़हूम ना हो. मीन्स पहली जो हमारे पास द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू लर्न इज़ हाउ टू राइट अ सेंटेंस. देन सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स. I hope that you understood this point, that what is sentence, and because it is very easy for you and you have already learned in class 9 that sentence gives us complete meaning and sense, so etc. And now the sentence and its kinds. Now this question is that how many kinds of sentence? There are 4 types of sentence. Sentence has 4 types. Number A means if we discuss about sentence, number 1 assertive, or declarative sentence. The first kind of sentence is assertive or declarative sentence. यानी sentence has 4 main kinds. जुमले की 4 किस्में होती हैं. उन 4 किस्मों से first one we have the assertive or declarative. In Urdu grammar we call it, we say it बयानिया जुमला, जिसको हम बयान करते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम इसको हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. एंड नंबर 2 टाइप, एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंडेड एट फुल स्टॉप. हमेशा जो है ये फुल स्टॉप पर ही ख़त्म होते हैं, यानी इनके एंड में जो है वो फुल स्टॉप आता है. देन वी हैव द इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी it is called interrogative. The second kind of sentence in English grammar, in English language, that interrogative sentence means सवालिया जुमला, and it ends it that क्वेश्चन मार्क. इसको हमेशा हम क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म करते हैं. तो ये हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब इम्पेरेटिव सेंटेंस इट इज़ कॉल्ड इन उर्दू ग्रामर, इसको हम
हुक्मिया जुमले कहते हैं। दीज टाइप ऑफ सेंटेंस शुड स्टार्ट विद द वर्ब, यानी इन जुमलों को हम किससे, वर्ब से शुरू करते हैं, वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो इस यानी जो इन मूड ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड और ऑर्डर जो देना होता है, तो उसके लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। एंड देन द फोर्थ टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मीन्स exclamatory sentences, इस्तजाबिया जुमले, यानी उर्दू ग्रामर इस्तजाबिया जुमले मीन्स such type of sentence express the feelings of sudden feelings of mind, sudden feelings of mind, maybe the happiness feelings or sorrow feelings, यानी in these type of sentence we express our sudden feelings of mind, either they show the happiness or they show the सॉरो। अब इसमें जो है यानी गम या खुशी का जो है वो एकदम से हम अचानक से इजहार करते हैं, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर। यानी इस टाइप के जुमलों को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी यू हैव मेमोराइज्ड दिस पॉइंट्स दैट अ सेंटेंस एंड what is a sentence? Sentence, a group of words which gives us complete meaning and makes sense is called sentence. And how many kinds of sentence? A sentence has 4 kinds, means number 1 assertive or declarative, number 2 interrogative, number 3 imperative and number 4 exclamatory sentence. तो ये जो चीज़ें, ये 4 फैक्ट्स आपको जो है याद करने हैं। And then point number 1 cleared, and then point number 2 is also cleared. Now we discussed about sentence and structure. Now what is the structure of sentence? It is a difficult one and easy one. If you concentrate to listen its formula, then it's very easy for you, and if you do not consider its formulas, it means it is very difficult. Now this question is often asked by the students to the teachers that sir, grammar is very difficult, sir, grammar is not easy at all. ये इस अक्सर स्टूडेंट्स ऑफन स्टूडेंट्स आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर, सर ग्रामर बड़ी मुश्किल है, सर ग्रामर समझ में नहीं आती। ग्रामर इज द इजीएस्ट वे टू लर्न एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा मौजू है जिसके जरिए से थ्रू वी कैन लर्न द लैंग्वेज इन अ वेरी इजीएस्ट वे, इन अ वेरी क्विकेस्ट वे। जल्द इज जल्द और तेजी से हम किसी भी लैंग्वेज को दुनिया में ग्रामर के थ्रू समझ भी सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वी हैव टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर, यानी उसका स्ट्रक्चर हमें समझना है। दैट इज द मेन पॉइंट। यानी इफ वी आर गोइंग टू राइट अ पीस ऑफ कंपोजिशन, कोई किसी टॉपिक के ऊपर हम कोई टॉपिक लिख रहे हैं या किसी चीज़ के ऊपर हम कंपोजिशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें लिखने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। देन वी हैव टू राइट दिस पॉइंट्स एंड वी इम्प्लीमेंट। विदाउट दिस थिंग्स वी कैन नॉट राइट इवन सिंगल लाइन इन एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। यानी किसी भी जबान के अंदर हम इस स्ट्रक्चर के बगैर चल ही नहीं सकते। एंड सेकंड कंफ्यूजन इज दैट कि जब स्टूडेंट्स ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि वी आर स्टडिंग फ्रॉम द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी एक ही स्ट्रक्चर को हम जहन में रखते हैं। although it has a evoluted structure in English grammar, अंग्रेजी ग्रामर के अंदर इसका एक एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन मीन्स अ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझना है। बिकॉज वी विल फाइंड द मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस विच आर रिटन इन डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट गाइड्स, मुख्तलिफ गाइड्स में मुख्तलिफ जो है चीज़ों में इनको जो है लिखा हुआ पाया जाता है। जब हम एक फार्मूले से किसी चीज़ को सीखते हैं तो सिर्फ जहन में हमारे यहाँ एक फार्मूला होता है, बाकी जो फार्मूले होते हैं वो हमें याद ही नहीं होते। अब फॉर एग्जाम्पल इट इज रिटन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज यूजुअल फॉर द स्टूडेंट्स, वो भी आसान होता है कि भाई आखिर में क्वेश्चन मार्क है तो ये सवालिया जुमला है। अच्छा, अगर आखिर में फुल स्टॉप है दैट इज ऑल्सो दिस इज क्वेश्चन दैट ये जनाब असर्टिव सेंटेंस है। अगर कहीं पर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वहां पर भी बहुत आसानी से हम ये समझ जाते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन अगर फार्मूला पूछा जाए
तो फिर वहाँ पर स्टूडेंट्स स्टिल कंफ्यूज कि सर फार्मूला क्या, ये तो निशानी है। तो इसकी फार्मूले जो हैं वो आपको ध्यान नशीन करने हैं। अब एवल्यूटेड फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, जो पहला स्ट्रक्चर है जिसको हम द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। This one the first and the simplest structure of English sentence. Then how we start to write a sentence in English language? We start from subject plus verb. यानी this is called simplest formula. इसको हम क्या कहते हैं, simplest formula कहते हैं। यानी for example I study, मैं पढ़ता हूं, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। ये हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फार्मूला। आप इस फार्मूले से स्टार्ट करते हैं, आई स्टडी, यू विल फाइंड ऑन डिफरेंट पोजीशन, ऑन डिफरेंट प्लेसेस सच टाइप ऑफ सेंटेंस आर रिटन देयर। बहुत सारे जुमले लिखे जाते हैं, लिखे हुए होते हैं, तो इसमें आप जो है ना इस चीज को, ये पहला फार्मूला। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर वी हैव टू फॉलो विद द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड एवोल्यूटेड स्ट्रक्चर, जो एवोल्यूशन के अंदर फार्मूला आता है, वो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी हम क्या करते हैं, वर्ब से स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्टडी दिस पेपर, स्टडी दिस पेपर। अब स्टडी इज अ वर्ब एंड दिस पेपर इज एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है, जाने जिससे हम साबित हुआ कि सेकंड स्ट्रक्चर भी हम राइट करते हैं, स्टडी दिस पेपर, ठीक है, गो टू द क्लास, मीन्स ये इंपैरेटिव में भी आ जाते हैं। एंड जो है इनके साथ क्या होता है, वह ऑब्जेक्ट जो है वो अटैच होता है, ऑब्जेक्ट को कैरी करते हैं। यहाँ पर हमें जो है एक और पॉइंट आएगी वर्ब के अंदर, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ब एंड इट्स फॉर्म्स एंड वर्ब्स इट्स काइंड्स। यानी वर्ब की जब हम काइंड्स को डिस्कस करते हैं तो वी विल फाइंड हियर द ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। यहाँ पे के ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, यानी फ़ेल मुत्तदी और फ़ेल लाजिम क्या होते हैं, और इस तरह से वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट जो है वो हेल्प करेगा टू इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द वर्ब। यानी वर्ब को आइडेंटिफाई करने में कि आया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा स्ट्रक्चर, एंड इट मस्ट यूज इन इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या करते हैं, वर्ब। यानी दिस इज एन स्ट्रक्चर, यानी वर्ब होता है, फेल होता है, जिससे हम जुमला लिखते हैं, एंड इट इज ऑलवेज यूज इन इंपेरेटिव फॉर्म। जैसे कि हम कहते हैं स्टडी, ओनली स्टडी, पढ़ो, गो जाओ, कम आओ, सिट बैठो, एंड टॉक बोलो, स्पीक बात करो, कन्वर्स बातचीत करो। दैट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलवेज रिटन इन कमांड फॉर्म और इन इंपेरेटिव फॉर्म। तो इसके बाद अब एक स्टैंडर्डाइज फार्मूला हमारे पास जो है वो आ जाता है, जिसको हम नंबर 4 पर एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला लिखते हैं। यानी सब्जेक्ट देन प्लस वर्ब एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर दिस इज अ कंप्लीट फार्मूला। अब यहाँ पर भी कंप्लीट, इसके बाद एक और नंबर 5 पर जो है एक फार्मूला और जो है उसको हम लिखते हैं। नंबर 5, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट, verb and object, it is a complete and it is a standard formula when we are going to write a sentence, and always we start from here. हमेशा in grammar we start from here, यानी यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो है, दिस इज अ ओनली फार्मूला विच इज जो है follow up in an English grammar or English language, but it is not the truth. अब startup जो होता है वो simplest sentence से होता है। As you know that you have the book of Renan Martin, आप उसके पेज नंबर 311 पर जाएं या 312 पेज नंबर पर चले जाएं तो you will find the patterns of verb and formulas। आप वहाँ पर patterns आपको मिलेंगे, वहाँ आपको फार्मूले मिलेंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से इन फार्मूला या इन स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एंड अदर, जैसे कि हम इसको अगर हम कंप्लीट करें, आई स्टडी दिस पेपर, यानी मैं ये पेपर जो है पढ़ता हूँ, इसका मुताला करता हूँ। आई राइट अ लेटर, आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई डोंट राइट दिस लेटर,
I do not write this application, such type of sentence are come into the standard formula, यानी ये हमारे पास as a standard formula के तौर पर लिया जाता है. Again we have a question that what is complement, यानी subject plus verb and plus object. When we are going to discuss about the other categories of sentence writing, sentence simple sentence means sentence as a composition variety. sentence की जो है वो composition varieties मौजूद हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से sentences को लिखा जाता है. means सबसे पहले जो है वो simple sentences होते हैं, नंबर 2 उसके बाद compound sentences होते हैं, एंड नंबर 3 we have the complex sentences होते हैं, यानी complex sentences को भी हमें लिखने होते हैं. when we are going, जब यहाँ तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल आसान है. इट इज़ वेरी इजी टू राइट द स्टैंडर्ड एंड सिंपल सेंटेंस. व्हेन एवर वी आर रेडी टू राइट द सेंटेंस, इट मीन्स वी हैव नीड द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. बट व्हेन वी आर गोइंग टू राइट कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, देन वी हैव नीड द कॉम्प्लीमेंट. तो जब हमसे कोई सवाल करता है या कोई क्वेश्चंस वगैरह किए जाते हैं या किसी चीज़ की हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, वी हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट. मीन्स it is also the part of sentence which completes the meaning of remaining sentence, यानी जुमले की जो है वो क्या करता है, मीनिंग को मुकम्मल करता है. फॉर एग्जाम्पल अब कह रहा है कि आई स्टडी दिस पेपर. अगर इस क्वेश्चन को हम लें कि वाई डू यू स्टडी दिस पेपर, तो अब इसका सवाल ये नहीं होगा कि अगेन आप उसको बोलें कि आई स्टडी दिस पेपर, बट यू हैव द आंसर to give that person that I study this paper because I want to learn more, I want to memorize it, I want to learn few further informations from this piece of paper. तो आप इस तरह से जो rest of part of sentence जो write किया जाएगा, that is called complement. उसके बाद the last topic about the parts of sentence. There are two parts of sentence. Sentence is divided into two parts and it is also a very important topic for you. कि ये भी बड़ी अहम बात है कि जब हम सेंटेंस के पार्ट्स स्टूडेंट से पूछते हैं या स्टूडेंट से जो है ना सवाल किया जाता है कंपोजिशन के अंदर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. स्टूडेंट्स मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, यानी एक जुमले के अंदर दो हिस्से होते हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट एंड नंबर 2 प्रीडिकेट. यानी एक उसका सब्जेक्ट होता है, दूसरा उसका प्रीडिकेट होता है. मीन्स सब्जेक्ट इज अ सच पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कंटेन्स ऑन द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स. आर वी आर स्पीकिंग अबाउट समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट. उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं. एंड again I repeat this definition for you. Subject is a part of sentence which contains on the names of person, places, things, or we are speaking about something, somebody is called subject of sentence and it is called independent part. ये independent होता है, ये एक starting part होता है subject. And then second is predicate. Predicate is such part of sentence which tells us about the subject and it contains verb and object. लेकिन verb जो है इसके अंदर compulsory होता है, because without verb we cannot make a sentence at any cost. किसी भी लिहाज से हम जुमले को जो है बना नहीं सकते verb के बगैर. तो a sentence has two parts. जुमले के जो है वो दो हिस्से होते हैं. It is our topic now. अब यहाँ तक जो है I hope that you have learned this topic properly. ये आपको समझ में आ गई होगी, आपने जो है इसको समझ लिया होगा. एंड इंशाल्लाह वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट द ग्रामर एंड इट्स पार्ट्स एंड अदर टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो क्लास. एंड आई होप दैट you are doing very work hard in your at homes. Allah Hafiz, take care.